अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 62 को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अहम तरीन अगर कोई आर्टिकल है तो वो आर्टिकल 62 है। और आर्टिकल 62 पे कई अरसे से डिबेट चल रही है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। सो इस वीडियो के अंदर हम पहले तो ये देखेंगे कि आया ये आर्टिकल 62 क्या है, और दूसरा इसका हम क्रिटिकल एनालाइज भी करेंगे। सबसे पहले कि आर्टिकल 62 किस चीज़ के मुतल्लिक है। दरअसल आर्टिकल 62 हमें बताता है कि अगर कोई शख्स पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। अगर आप एमएनए बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ़ नेशनल असेंबली, या अगर आप सेनेटर बनना चाहते हैं यानी मेंबर ऑफ़ सेनेट बनना चाहते हैं, तो उसकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपको आर्टिकल 62 के अंदर मिलेंगी। जो शख्स इन क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर नहीं पूरा उतरेगा वो कभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमएनए या सेनेटर नहीं बन सकता। देखेंगे सबसे पहली क्वालिफ़िकेशंस क्या है इस आर्टिकल के तहत। 62(1)(a) के अंदर लिखा हुआ है कि वो शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है वो जनाब एमएनए या सेनेटर बन सकता है। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है आर्टिकल 62(1)(b) के तहत, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स नेशनल असेंबली का हिस्सा बनना चाहता है उसकी एट लीस्ट उम्र जो है ना वो 25 साल होनी चाहिए, और साथ में जो वोटर लिस्ट होती है, वो शख्स जो वोट कास्ट कर रहा होता है उस लिस्ट के अंदर उसका नाम दर्ज होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 62(1)(c) के तहत अगर कोई शख्स सेनेट का हिस्सा बनना चाहता है तो उसकी एटलीस्ट उम्र क्या होनी चाहिए, वो 30 साल होनी चाहिए, और उसके अलावा वो वहाँ का वोटर हो, यानी वो जिस सूबे से आ रहा है सेनेट के अंदर, या किस जो फेडरल कैपिटल से आते हैं सेनेट के अंदर, सो वो वहाँ का वोटर होना चाहिए। उसके बाद है 62(1)(d). 1D के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो सेनेट का मेंबर या एमएनए बनना चाहता है तो उसका गुड करेक्टर होना चाहिए, उसका किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसने जो इस्लामिक जो अहकामात हैं, इंजंक्शंस है, उसको कभी वायोलेट ना किया, उनकी कभी खिलाफ वर्जी ना की हो। उसके बाद है 62(1)(e). इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो शख्स एमएनए या सेनेटर बनना चाहता है उसको भाई इस्लामिक टीचिंग की भरपूर नॉलेज होनी चाहिए, और वो इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल भी करता हो, और साथ में जो बहुत बड़े गुनाह होते हैं, मेजर सिंस हों, उससे वो महफूज रहा हो। यानी ये जो 62(1)(d) है, 62(1)(e), इसको अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसको डिफरेंट कलर्स के साथ हाईलाइट किया है। इसकी एक वजह है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये देख समझ लें कि 1D के अंदर ये लिखा हुआ है कि शख्स का किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए और इस्लामी तालीमात या इस्लामी जो अहकामात हैं उसकी कभी उसने वायोलेशन ना की हो। नंबर 2 1E के अंदर लिखा हुआ है कि वो शख्स मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेटर बन सकता है जिसको इस्लामी जो टीचिंग्स हैं उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस भी कर रहा हो और मेजर सेंस से वो हमेशा महफूज रहता हो। उसके बाद है जनाब 62(1)(f। हाँ जी, ये अक्सर आपने सुना होगा। 62(1)(f) के तहत वो शख्स एमएनए और सेनेटर बन सकता है जो समझदार हो, सेगेशियस हो, राइटियस हो, यानी नेक पारसा हो। इसके अलावा वो फजूल खर्च ना करता हो, ऑनेस्ट यानी सादिक हो, अमीन यानी अमानतदार हो। कि ये वो शख्स जिस जिस शख्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद होंगी तो वही शख्स एमएनए और सेनेटर बन सकता है। और साथ में अगर किसी अदालत ने उसको ये डिक्लेयर ना किया हो कि तू सादिक नहीं है, तू समझदार नहीं है, तू फजूल खर्च नहीं है, तू अमीन नहीं है, अगर इस तरह का कोई डिक्लेरेशन दिया है उस शख्स के हवाले से और उसको डिक्लेयर किया है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, ये ऑनेस्ट नहीं है, ये समझदार नहीं है, ये नेक नहीं है, तो वो शख्स एमएनए या सेनेटर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, यानी आप समझदार भी हैं, आप नेक पारसा भी हैं, आप फजूल खर्च भी नहीं हैं, आप सादिक भी हैं और आप अमीन भी हैं, तो आप एमएनए और सेनेटर बन सकते हैं। उसके बाद है 62(1)(g). इसके अंदर ये लिखा हुआ है वो शख्स जो जिसने कभी भी पाकिस्तान की सालमियत या उसका जो नज़रिया है उसके ख़िलाफ़ काम ना किया हो, मुल्क के ख़िलाफ़ काम ना किया हो, खुसूसन तब जब पाकिस्तान बनने के बाद, यानी पाकिस्तान बनने के बाद उसने कभी मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात ना की हो या कोई काम ना किया हो, उसकी इंटीग्रिटी या उसकी जो उसकी नज़रियात हैं, नज़रिया पाकिस्तान, उसके ख़िलाफ़ कभी कोई काम ना किया हो। ठीक है जी। तो दोस्तों ये हैं वो सारी कंडीशंस और ये हैं वो सारी क्वालिफ़िकेशंस जो एक शख्स जो एमएनए या सेनेटर बनना चाहता है ये उसके लिए दरकार है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, वो ये है जो 62(1)(d) है और 62(1)(e) है, ये जनाब
उन लोगों के लिए है जो मुसलमान हैं। ज़ाहिर बात है इस्लामिक जो नॉलेज है, जो टीचिंग्स हैं, वो तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिस तरह हमारे जो हिंदू ब्रादर्स हैं या जो हमारे ईसाई हैं, तो उनके लिए तो ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा ही यानी कि वो अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए 62(1)(d) और 62(1)(e) ज़रूरी नहीं है। बाकी सारी जितनी भी कंडीशंस हैं, क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो यानी सब के लिए हैं, वो चाहे वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। लेकिन जो नॉन मुस्लिम होगा उसके लिए 62(1)(d) और 62(1)(e) ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो ये थी वो बेसिक क्वालिफ़िकेशंस जो एक शख्स को चाहिए अगर वो MNA या अपना साथ में सेनेटर बनना चाहता है। इसमें एक और चीज़ अब आती है, अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे तालीम के बारे में जिक्र नहीं है इस आर्टिकल के अंदर, यानी जो आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में 2 डिफरेंट लॉज हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 और दूसरा है कंडक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन ऑर्डर 2002। इन दो जो हमारे कानून हैं इनके अंदर क्वालिफिकेशन का जिक्र मौजूद था, अभी नहीं है। वो ये है कि 2002 के अंदर अमेंडमेंट करके इनके अंदर एक चीज़ का इजाफा कर दिया गया कि अगर कोई शख्स MNA या सेनेटर बनना चाहता है तो उसके पास एटलीस्ट जो है ना बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। या उसने BA किया हो सिंपल, या वैसे उसने ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। ये जनाब एक कंडीशन लगाई गई थी और वो मुशर्रफ का ज़माना था। उन्होंने एक तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1976 उसका जो सेक्शन 99 है उसके अंदर एक सब क्लॉज है C वो इनकॉर्पोरेट किया और उसके अंदर इजाफा करके लिखा कि भाई अगर कोई शख्स MNA या सेनेटर बनना चाहता है तो उसके पास यानी डिग्री होनी चाहिए, BA की या बैचलर की सनद होनी चाहिए, एक ये चीज़। और इसी तरीके से जो इलेक्शन ऑर्डर था 2002 का उसके अंदर सेक्शन 8A का इजाफा किया और उसके अंदर भी यही चीज़ ऐड कर दी गई। यानी अगर कोई शख्स MNA या सेनेटर बनना चाहता है तो भाई उसके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर किसी ने मैट्रिक किया है, FA किया है, तो भाई वो कभी भी सेनेटर या MNA नहीं बन सकता। तो जनाब ये 2002 के अंदर ये कानून पास हुआ, ये अमेंडमेंट की गई। उससे पहले ये इस तरह की रिक्वायरमेंट या कंडीशंस नहीं थी, ये मुशर्रफ साहब ने लगा दी कि अगर कोई सेनेटर या MNA बनना चाहता है तो भाई उसके पास एटलीस्ट बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन आगे फिर क्या हुआ कि जब 2002 और 2008 के इलेक्शन हुए थे ना, दोस्तों बहुत सारे MNAs और सेनेटर्स जो डिसक्वालीफाई हुए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बैचलर की डिग्री नहीं थी। किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, किसी ने जो है ना वो दरस निज़ामी जो होता है हिफ्ज़ कुरान किया है, मदरसे से पढ़े हैं, और किसी ने सिर्फ FA किया हुआ है। तो किसी के पास वो बहुत सारे लोगों के पास बैचलर की डिग्री नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेक और बोगस किस्म के ना डिग्रियाँ बना के ना जमा करवाई और अपने जो कागजात होते हैं जो आप जमा कराते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों को अदालतों ने नाअहल कर दिया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने छुपाया और उनकी वो उस तालीम के ऊपर नहीं उतर रहे थे। फिर 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया, बहुत सारे लोगों ने दरखास्तें जमा कराईं और आखिरकार अप्रैल 21 को जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया। उसने कहा कि ये जो सेक्शन 8A है ना जनरल इलेक्शन ऑर्डर 2002 का और सेक्शन 99CC ऑफ RPA, इनको इन्होंने नल एंड वाइट किया, इनको कालादम कहा, उनको कहा कि ये गैर शरई हैं, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। हम एक इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, यहाँ पे बैचलर डिग्री की जो है कोई ख़ास है यानी कि वो नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। जो समझदार इंसान है, जिसके पास बेसिक नॉलेज है, जिसने कुरान पाक पढ़ा है, तो भाई वो बंदा जो है ना MNA या सेनेटर बन सकता है। ये जो आप अगर जो डिग्री की जो कंडीशंस लगा रहे हैं ये सिर्फ मखसूस तबके के लिए होगी और मखसूस किस्म के लोग ही MNA और सेनेटर बनेंगे। आम बंदा जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो समझदार है, उसको जानकारी है, कवानीन की जानकारी है, जो है ना उनको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए जनाब फिर 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना कि ये जो अमेंडमेंट की थी ना मुशर्रफ साहब ने, ये ख़त्म कर दी गई। और फिर हुकूमत ने जनाब इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद 2009 के अंदर हुकूमत ने ये जितनी भी अमेंडमेंट्स थी ना दोनों कवानीन के अंदर, जो इलेक्शन ऑर्डर 2002 के अंदर और RPA के अंदर जो ऐड की गई थी, उनको हमेशा के लिए रिमूव कर दिया और ये कंडीशन ख़त्म कर दी गई कि अब अगर कोई शख्स MNA या सेनेटर बनना चाहता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके पास बैचलर की डिग्री हो।
ठीक है जी। सो इसीलिए अगर आप आर्टिकल 62 को पढ़ेंगे तो आपको अब कहीं पे भी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आएगी। हालांकि पहले भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये जो साथ में जो कवानीन थे, जो मैंने इलेक्शन आर्डर और आरपीए, उनके अंदर ये एक्स्ट्रा दर्ज किया गया था, बताया गया था कि आपके पास एटलीस्ट बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन 62 के अंदर कभी भी ये शुरू से नहीं लिखा हुआ, एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं लिखी गई। ठीक है, हाँ, उम्र की बात लिखी गई है, बाकी समझदार हो, नेक हो, ठीक है, कोई जुर्म ना किया हो, अदालत ने सादिक और अमीन कभी यानी कि वो नाहिल न डिक्लेयर किया हो, ये ना कहा हो कि तू सादिक और अमीन नहीं है। बाकी एजुकेशन का कभी उस तरह जिक्र नहीं है। अक्सर हम समझते हैं शायद यहाँ पे आइन के अंदर लिखा होगा कि बंदे के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, नहीं, ये इन कवानीन के अंदर लिखी गई थी, यानी जनरल इलेक्शन 2002 के अंदर लिखी गई थी, और साथ में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1976 इसके अंदर ये चीज़ दर्ज थी। और ये दर्ज भी किसने की थी? मुशर्रफ साहब ने करवाई थी। और 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उसने इन दोनों अमेंडमेंट को ख़त्म कर दिया, और ये कंडीशंस ख़त्म कर दी गई कि अब कोई शख्स अगर जिसके पास बैचलर की डिग्री नहीं भी है, सिंपल उसने एफए किया है, मैट्रिक किया है, वो शख्स एमएनए और सेनेटर बन सकता है। तो ये तो मैंने आपको ज़रा एजुकेशन का बताया, क्योंकि आप लोगों के जहन में चीज़ चल रही होगी कि यार सर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं बता रहे, क्वालिफिकेशंस नहीं बता रहे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि यार आर्टिकल 62 के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है? आखिर ऐसी क्या है कि हम अक्सर न्यूज़ के अंदर, पॉलिटिशियंस के जनाब टॉक शोज़ के अंदर ये कहते हैं कि आर्टिकल 62 ये है, वो ख़त्म कर दो। ये एक्चुअली है क्या? यार देखो, जो आर्टिकल 62 है ना, इसमें जो आर्टिकल 62(1)(f) है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो शख्स एमएनए या सेनेटर बनना चाहता है वो सादिक हो, वो अमीन हो, वो समझदार हो, वो पारसा हो, वो फजूल खर्च ना हो। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, इनको ये बड़ी सब्जेक्टिव हैं, आप इनको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इनको मैयर नहीं कर सकते। मतलब कौन को शख्स सादिक या अमीन है, उसको आप किस तरह मैयरमेंट करोगे? ठीक है, और कोई नेक है, साले है, मतलब हम किस तरह उसको मेयर करेंगे? ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको आप मेयर नहीं कर सकते, ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। ये ऐसी कोई चीज़ थोड़ी है जो आपने नाप तोल के समझा दें कि हाँ जी ये सादिक हो गया, ये वो हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और इसके अलावा दूसरा ये भी है कि बहुत सारे लोगों का मानना है, बीइंग अ मुस्लिम, कि देखें सादिक और अमीन सिर्फ एक ही शख्स को लक़ब मिला है, और वो एक ही हैं, रहेंगे हमेशा, और वो थे हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे पैगंबर हैं। सो वो सिर्फ हजूर पाक का ही टाइटल हो सकता है, उनको ही सादिक अमीन डिक्लेयर किया गया था। बाकी दूसरे इंसान जो हैं, हम गुनाहगार हैं, हम इन ये जो हमारे जो टाइटल्स हैं इनके ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। सो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर जो लिखा हुआ है ना, सादिक अमीन, नेक, पारसा, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। हम सारे इंसान गुनाहगार हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। सो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा एक और चीज़ तनकीद होती है कि ये बड़ा अनरियलिस्टिक है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली सेंस में आप यानी कि मीट नहीं कर सकते, मैयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो लफ्ज़ लिखा हुआ है कि नेक और साले, अब हर एक इंसान की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, सब ने अपनी अपनी एक इंटरप्रिटेशन रखी हुई है कि कौन नेक है, कौन साले है। इसी तरीके से जो बात लिखी गई है कि वो जो शख्स है वो फजूल खर्च ना होना चाहिए, तो भाई एक पॉलिटिशियन है, वो इलेक्शन के अंदर आता है तो पैसा बहाता है, कैंपेन चलाता है। बगैर पैसा ना चलाए, वो कैंपेन ना चलाए, वो पार्टी को फंड्स ना दे, वो कैसे एमएनए और सेनेटर बन सकता है? सो कहने का मतलब है कि ये चीज़ भी प्रैक्टिकली आप इसको ना मैयर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। सो आर्टिकल 62(1)(f) के तौर पे बड़ी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म चलता है, और आगे चल के हमने देखा भी है कि कुछ लोग इसको अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। कोई बंदा आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उसको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहिल करवा दें। इसकी मिसाल आपको मिलेगी कि नवाज़ शरीफ को 2017 के अंदर, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ही जो है ना, सादिक और अमीन जो था ना, को डिक्लेयर किया कि ये सादिक अमीन नहीं रहे, इन्होंने धोखा किया है, और ये अब जो है ना एमएनए और सेनेटर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं करते। सिर्फ ये नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो आर्टिकल 62(1)(f) ये किसने इंट्रोड्यूस कराया? भाई ये ज़ियाउल हक साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था 1985 के अंदर, और एक ऑर्डर था आरसीओ, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, उसके अंदर इन्होंने इसको ऐड किया, यानी इजाफा किया आर्टिकल 62(1)(f) का। अगर पहले देखा जाए, उससे पहले ये सब बड़ा सिंपल था, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि
इस अमेंडमेंट से पहले इसके अंदर 3-4 चीज़ें लिखी थी कि बस सिटीज़न होना चाहिए, नेशनल असेंबली के लिए आपके पास 25 साल की उम्र एटलीस्ट, और सेनेट के लिए आपके पास जो उम्र हो वो 30 साल की होनी चाहिए, और बस सिंपल, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और लिखा हुआ ही पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे प्रिस्क्राइब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, को पार्लियामेंट के किस कानून के अंदर कोई चीज़ें दर्ज हैं, वो बनाया गया है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत बस। यानी ये बड़ा सिंपल और सादा सा था, लेकिन ज़िया साहब ने इसको इसके अंदर ये अमेंडमेंट ला के इसकी जो मौजूदा शक्ल अब हम देखते हैं ना वो उसको कर दिया, और 62(1)(f) के 1(f) भी और 1(d) और 1(e) का भी इजाफा जनाब ये ज़िया उल हक साहब ने ये किया। इसके अलावा सिर्फ पॉलिटिशियंस ने नहीं बल्कि जो हमारे जजेस हैं ने, इन्होंने भी बड़े इसके ऊपर तनकीद की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हमारे फार्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इन्होंने तो एक जजमेंट के अंदर कहा था कि भाई आर्टिकल 62 क्यों रखा गया है, मुझे समझ नहीं आती इसकी क्या ज़रूरत है। यानी जिस चीज़ को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, उसको आपने रखा क्यों है। और फिर आपको पता है कि किस्मत की बात है कि वो, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का भी हिस्सा थे जो 5 जजेस थे जिन्होंने नवाज शरीफ को इसी आर्टिकल के तहत नायल करवाया था, तो ये उसके अंदर भी मौजूद थे। लेकिन उससे पहले इन्होंने अपने एक डिसीजन के अंदर इसी आर्टिकल 62(1)(f) को उसके ऊपर तनकीद की थी और कहा था कि यार ये इम्प्रैक्टिकल है, भाई इसको प्रैक्टिकल हम मैयर नहीं कर सकते, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन बाद में फिर नवाज शरीफ को इसी कानून के तहत इन्होंने खुद नायल करवाया, और ये उन जजेस में शुमार थे जिन्होंने नवाज शरीफ को ये डिक्लेयर किया कि भाई ये अब शख्स सादिक और अमीन नहीं है। सो खैर ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इसके अलावा जनाब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने भी जनाब 2022 के अंदर ये रिमार्क्स दिए कि भाई ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है ना, ये बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है, बड़ा सख्त है, भाई कौन सादिक अमीन पे उतरेगा, सिर्फ एक ही शख्स है, वो है हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही उतर सकते हैं, बाकी हम आम इंसान नहीं उतर सकते उस चीज़ के ऊपर। सो ये तनकीद होती रहती है। और इसके अलावा जनाब आगे चल के फिर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको बताऊं कि ये एक फ़ैसला दे दिया कि जो शख्स आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिसक्वालीफाई होगा वो सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल होगा। यानी जो उसकी वो जो डिसक्वालिफिकेशंस होगी वो जब तक वो ज़िंदा होगा तब तक रहेगा। और ये भी हमारी अदालतों ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, खुसूसन जब नवाज शरीफ का नाअहल कर दिया गया था तो उसके बाद कुछ दरखास्तें गए थे कि भाई आखिर इसकी लिमिट क्या है। यानी कोई बंदा जो नाअहल होता है उसकी ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ आइन के अंदर, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अगर कोई नाअहल होता है जो डिस्क्वालीफाई होता है वो आया 5 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, या हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए। तो उस वक्त कुछ लोग दरख्वास्त लेके गए थे, उसमें जहांगीर तरीन साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे। तो अदालत ने कहा कि भाई आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो भी बंदा नाअहल होगा वो पूरी ज़िंदगी के लिए, यानी अब वो पूरी ज़िंदगी के लिए शख्स जो है ना MNA बन सकता है ना सेनेटर बन सकता है। सो ये भी एक चीज़ थी, ये भी आप नोट कर लें। सो ये तो हो गया आर्टिकल 62(1)(f). इसी तरीके से 61D और 62(1)(d) और 62(1)(e) वो भी बड़े सब्जेक्टिव किस्म के हैं, जिसके अंदर लिखा गया है कि जो वो शख्स इस्लामिक तालीमात के ऊपर अमल कर रहा हो, कभी उसने बड़ा गुनाह ना किया हो, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आप मैयर नहीं कर सकते। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, ये सिर्फ मेरा मालिक ही उसको मैयर कर सकता है, हम आम इंसान इन चीज़ों को मैयर नहीं कर सकते। तो ये बड़ी एक सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सो कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें भी ख़त्म होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आर्टिकल 62 जब 18वीं तरमीम बनाई जा रही थी ना, तो उस वक्त आर्टिकल 62 के बारे में ये लोगों ने राय दी कि यार इसको हम ख़त्म कर देते हैं, आर्टिकल 62 को ख़त्म कर देते हैं, या बहुत ही ये सब्जेक्टिव है भाई, इसके ऊपर कोई इस तरह करेंगे तो कोई भी एक जो इस वक्त जितनी भी पार्लियामेंट है या जितने भी सेनेटर, कोई एक भी शख्स आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उतर ही नहीं सकता, यानी उस पर पूरा उतरता ही नहीं है। ये इतना सख्त किस्म की जो है ना रिक्वायरमेंट है। सो लोगों ने कहा कि यार ये आप ख़त्म कर दें। लेकिन जनाब उस वक्त जब इसके ऊपर बात चल रही थी तो आपको पता है एक शख्स ने, एक जमात ने इसकी मुखालफत की, और वो थी नून लीग, यानी नवाज शरीफ ने आर्टिकल 62 को जब 18वीं तरमीम के अंदर ख़त्म करने की बात आई तो इन्होंने उसकी मुखालफत की, उसने कहा नहीं इसको रहना चाहिए। फिर आपने किस्मत देखी कि इसी आर्टिकल 62 के तहत उनको हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए डिसक्वालीफाई और नाअहल कर दिया गया। सो दोस्तों ये था आर्टिकल 62। इसके अंदर मैंने आपकी सारी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन भी बता दी, थोड़ा मैंने आपको क्रिटिसिज्म भी बता दिया इसके ऊपर, क्रिटिकल है इसको हमने एनालाइज़ किया, और साथ में हमने ये भी आपको बताया जो एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से भी बहुत लोग बच्चों को, दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी कि ये कहाँ पर दर्ज है और पहले क्या थी अब क्या है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आर्टिकल 62
के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो फिर शेयर कर दो दोस्तों के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।